नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। हम लोग जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम से पहले कंप्यूटर का एक कंप्लीट वन शॉट देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी उपकरण है जो दिए गए आंकड़े डाटा को अनुदेश के अनुसार संसाधित या प्रोसेसिंग कर परिणाम आउटपुट प्रदान करता है। यानी कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जो भी आंकड़े हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के रूप में देते हैं उसको प्रोसेस करता है, देन हम लोग को आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर की संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर में फर्स्ट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और बीच में प्रोसेसिंग डिवाइस लगे होते हैं। जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं वो कंट्रोल यूनिट, एलयू और मेमोरी के थ्रू होते हुए हम लोग को आउटपुट में फ्लैश होता है। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है और कौन कौन से डिवाइस शामिल होते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसके माध्यम से इनपुट यूनिट के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया जाता है। जिसमें से प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं आपके माउस हो गया, कीबोर्ड हो, स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR यानी कि माइकर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OMR, OCR, माइक, ये सभी जो हैं ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। अगर आउटपुट डिवाइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस किए गए परिणामों को प्रदान करता है। मतलब कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट यूनिट के थ्रू ही हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। यानी कि प्रमुख आउटपुट डिवाइस मेरा मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर हो जाता है, स्पीकर हो जाता है, कार्ड रीडर हो जाता है, टेप रीडर हो जाता है और प्लॉटर हो जाता है। ये सभी क्या है, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। अब देखते हैं CPU। तो CPU में फर्स्ट आपको CPU का फुल फॉर्म याद रखना है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का फुल फॉर्म। यह जो है एक कंप्यूटर का मस्तिष्क है। CPU जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। इसका कार्य दिए गए अनुदेशों यानी इंस्ट्रक्शन का संपादन करना है। यानी जो भी कार्य हम लोग देते हैं CPU को, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके आधार पर ही CPU जो है वो प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह मूलभूत अंक गणितीय कार्य जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग इत्यादि करता है तथा कुछ लॉजिकल कार्य भी करता है जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू इत्यादि। फिर देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के संचालन का नियंत्रण करना। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है, कंप्यूटर का जो संचालन होता है उसको नियंत्रण करता है। मुख्य मेमोरी से डेटा लाना एवं निर्देशों का अनुपालन करना इसके प्रमुख कार्य हैं। मेमोरी, अब मेमोरी इसमें डेटा, प्रोग्राम, परिणाम यानी आउटपुट आदि संचित यानी स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी में आपका डेटा को, प्रोग्राम को, परिणाम को यानी आउटपुट को क्या कहते हैं, स्टोर किए जाते हैं। हम लोग देखें मेमोरी कितने टाइप से होते हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेमोरी जनरली 2 टाइप से होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। जिसमें प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम आता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आता है, रैम और रोम आता है। यह कंप्यूटर के अंदर स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपके कंप्यूटर के अंदर में स्थित होती है। इसकी संचित यानी स्टोर करने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, वो कम होती है। इसकी गति तेज होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो तेज होती है। उदाहरण में आपका रैम और रोम हो गया। अब देखते हैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें किसी भी क्रम में रीड राइट किया जा सकता है। मतलब कभी भी रीड राइट इसमें
क्या मतलब जंपिंग कर सकते हैं कहीं भी। यह अस्थायी यानी कि वोलेटाइल प्रकृति की होती है, यानी कि आपका जब भी कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है ये जिसमें डेटा जितने भी रहते हैं वो सभी खत्म हो जाने की स्वतः विलुप्त हो जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि बिजली जैसे ही कट हो जाती है आपका जितने भी स्टोर रहेगा डाटा वो सभी क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। रैम की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तीव्र होती है। इसके बाद देखते हैं रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इसमें केवल रीड किया जाता है, यानी रोम को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते हैं। यह अस्थाई यानी कि नॉन वॉलेटाइल प्रकृति होती है। इसमें कि स्टोर जो डेटा होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, यानी बिजली कट हो जाने के बाद भी आपका रोम में जो डेटा रहता है वो उपस्थित रहता है। देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यह अस्थाई नॉन वोलेटाइल प्रकृति की होती है। यह जो होती है ये आपका एक नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है। कौन, सेकेंडरी मेमोरी। इसमें बड़ी मात्रा में सूचनाएं संचित की जाती हैं, इनकी बहुत लार्ज अमाउंट में इसमें जो डेटा है वो इकट्ठा किया जा सकता है। प्राथमिक मेमोरी की तुलना में इसका मूल्य कम होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो थोड़ा सा हैवी कॉस्ट का आता है और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो थोड़ा सा लो कॉस्ट का आता है। उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD, CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया और मैग्नेटिक टेप, ये सभी क्या हैं, ये आपके सभी क्या हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। अब देखते हैं अस्थायी मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी। इसमें पावर ऑफ होने पर संचित सूचना समाप्त हो जाती है, यानी कि अस्थायी मेमोरी किसको बोलते हैं, वोलेटाइल, यानी कि जैसे ही पावर कट हो जाएगा आपको जितने भी सूचना यानी डेटा रहेगा मेमोरी में वो सभी क्या हो जाएगा, वो सभी समाप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपका रैम हो गया, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अस्थायी मेमोरी किसको बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर में पावर ऑफ होने पर भी संचित सूचना बनी रहती है। उदाहरण रोम और सेकेंडरी मेमोरी, ये सभी क्या है आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि लाइन अगर कट भी जाता है तो आपका जो मेमोरी में जो डेटा रहता है वो विलुप्त नहीं होता, यानी कि समाप्त नहीं होता है, वो अस्थायी बना रहता है। देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, यह एक उच्च गति यानी कि हाई स्पीड वाली मेमोरी है। यह आकार में छोटी परंतु मुख्य मेमोरी से तेज होती है। साइज में छोटी होती है लेकिन जो होता है मुख्य मेमोरी जो होता है, मेन मेमोरी होता है, उससे इसका जो फास्ट मतलब जो कार्य शक्ति होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, यानी कि काफ़ी तेज है। इसमें CPU द्वारा प्राप्त प्रयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप में रखा जाता है। मतलब CPU में कार्य करने के लिए जो डेटा की आवश्यकता होती है उसको अस्थायी रूप से हम लोग कहाँ रखते हैं, तो कैश मेमोरी में अस्थायी रूप से रखते हैं, परमानेंट नहीं बल्कि अस्थायी रूप से इसको रखा जाता है। उसके बाद CPU इसमें कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं मेमोरी मापन इकाई। ये तो आप लोग को याद कर ही लेना है 100%। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। पहला है कि एक बिट यानी एक बिट बराबर कितना होता है, यानी कि बाइनरी में बिट बराबर 0 या तो 1, और 1 निबल बराबर होता है 4 बिट्स, और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स, और 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स यानी कि 2 का पावर 10 बाइट्स, और 1 मेगाबाइट्स बराबर होता है 1024 किलोबाइट यानी कि KB, और 1 मेगाबाइट्स बराबर होता है 2 का पावर 10 KB। तो 1 गीगाबाइट यानी 1 गीगाबाइट यानी GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट यानी कि 2 का पावर 10 MB, और 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट यानी कि 2 का पावर 10 GB। एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट यानी कि 2 का पावर 10 TB, और एक एक्साबाइट यानी कि 1024 पेटाबाइट बराबर होता है 2 का पावर 10 PB। फिर देखते हैं इसमें आगे, एक एक्साबाइट बराबर होता है 10 का पावर 1024 पेटाबाइट यानी कि 2 का पावर 10 PB। एक जेटाबाइट यानी कि ZB यानी कि 10 का पावर 24 एक्साबाइट यानी 2 का पावर 10 XB। एक योटाबाइट यानी YB यानी 10 का पावर 24 जेटाबाइट यानी 2 का पावर 10 ZB। मेमोरी मापन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। जो मेमोरी मापन होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो
बिट होती है जो बाइनरी डिजिट 0 या 1 को संचित यानी कि स्टोर करके रखती है, यानी कि बिट बोला जाएगा तो आपका 0 या तो 1 में होगा। अब देखते हैं डेटा यानी कि आंकड़ा। डेटा यह तथ्यों एवं निर्देशों का अव्यवस्थित संकलन होता है। जो डेटा होता है वो जो हम लोग तथ्य रहता है एवं निर्देश रहता है उसका जो ना अव्यवस्थित रूप होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक सजा के नहीं उसको रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं डेटा। मतलब रैंडम जो कहीं से हम लोग कुछ पिकअप करते हैं वो क्या कहलाता है, वो डेटा कहलाता है। और सूचना क्या होता है, देखिए कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त संगठित एवं वर्गीकृत डेटा को सूचना कहते हैं। जब उसको सिस्टमेटिक वे से हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन का काम करता है, नहीं को सूचना का काम करता है। और जब किसी से हम लोग कुछ डेटा अच्छा ले लेते हैं तो वो मेरा क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो मेरे लिए आंकड़ा होता है, यानी कि डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को अनुदेश या इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भी हम कार्य करने के लिए आदेश देते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या होता है, तो उपयोग के आधार पर डेटा का विश्लेषण प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी कि जिस हिसाब से हम उसको उपयोग करते हैं उस हिसाब से उसको हम लोग प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर में देते हैं, उस हिसाब से उसको प्रोसेसिंग करवाते हैं। तो वही बोला गया है कि उपयोग के आधार पर डेटा का विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग चक्र यानी कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। सबसे पहले इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। यानी कि पहले हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद हम लोग को आउटपुट प्राप्त होता है। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम क्या है, यानी कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों के, प्रोग्राम क्या है, अनुदेशों का समूह यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, यह कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, यानी कंप्यूटरों का एक समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर, जो जिसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम डिवाइस ड्राइवर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, जो कि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आपको मदद करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका MS वर्ड, फोटोशॉप, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आदि, ये कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे कि आपको लेटर लिखना है तो MS वर्ड, प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपका MS पावर पॉइंट, रेलवे टिकट बुक करना है तो उसके लिए आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का ऐप्स, उसको बोलते हैं आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर को पर क्या है, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इन्हें कंप्यूटर के संचालन एवं नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों होती है, तो जो कंप्यूटर का संचालन होता है मतलब चलाने के लिए और नियंत्रण कंट्रोल के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी विशिष्ट कार्य के संपादन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी खास कार्य को संपादित मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर और इससे जुड़े उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। यानी कंप्यूटर और इससे जो जितने भी एप्लीकेशंस या उपकरण जुड़े होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो हार्डवेयर बोला जाता है। हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, यानी हार्डवेयर जितने भी होते हैं उसको हम लोग हाथ से मैन्युअली छू सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर छू सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, रैम हो गया, CPU, ये सभी क्या है, ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। कंप्यूटर वायरस देखते हैं, तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मैलवेयर यानी कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो स्वयं को अन्य प्रोग्रामों से जोड़ता है,
स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है तथा फाइलों को संशोधन करता है। कंप्यूटर क्या करता है कि स्वयं का प्रतिलिपि बनाता है और स्वयं दूसरे प्रोग्रामों के साथ जोड़ता है और फाइलों को संशोधित कर देता है। वो क्या होता है, उसका काम है, किसका, कंप्यूटर वायरस का ये मुख्य काम है। अब देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर को वर्गीकृत जनरली 4 टाइप्स में किया जाता है। पहला तो पीढ़ी के आधार पर, जनरेशन, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। सेकेंड है आकार एवं क्षमता के आधार पर, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। फिर है डेटा हैंडलिंग के आधार पर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद है उद्देश्य के आधार पर, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर, विशेष प्रयोजन के कंप्यूटर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956, इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ये कंप्यूटर बहुत भारी होते थे, मतलब पूरे कमरे भर में अट जाते थे, मतलब इतना भारी और इतना साइज में भी बड़े, जो कि आपको पूरे कमरे को कैप्चर कर लेते थे। इसमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम, इसका मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। और प्रोग्रामिंग भाषा इसमें आपका मशीनी भाषा थी, यानी कि मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। और इसमें बहुत अधिक ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न करते थे। उदाहरण के लिए आप लोग फर्स्ट जनरेशन में याद कर सकते हैं, एनिएक हो गया, यूनिवैक हो गया और ईडी वैक हो गया। कौन सा, एनिएक, यूनिवैक और एडी वैक। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में आपका 1957 से लेके 1963 तक को आपको सेकेंड जनरेशन है। इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका उपयोग होने लगा, तो ट्रांजिस्टर को भी। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, सेकेंड जनरेशन में आते ही आपका ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। प्रोग्रामिंग भाषा में आप लोग असेंबली भाषा इसमें इस्तेमाल होने लगा, और इसका एग्जाम्पल हो गया कोबोल, फोर्ट्रेन और एल्गोल जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित हुई। मतलब सेकेंड जनरेशन के टाइम पे आपका कोबोल, फोर्ट्रेन, एल्गोल जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित हो गई थी। जैसे उदाहरण आप लोग देख सकते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, जैसे CDC 3600, यूनिवैक 1108 और IBM 7094, यानी कि CDC 3600, यूनिवैक 1108 और IBM 7094। अब आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1964 से 1971 यानी कि 1964 से 1971 तक है। और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का इस्तेमाल होने लगा, किसमें, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल होने लगा। और प्रोग्रामिंग भाषा में C++, जावा, SQL का इस्तेमाल होने लगा। किसमें, प्रोग्रामिंग भाषा में C++, जावा और SQL का उपयोग होने लगा। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IBM 360 और CDC 6400, IBM 360 और CDC 6400। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपका 1972 से अब तक जितने भी हो फोर्थ जनरेशन के हैं, यानी कि फर्स्ट में आपका इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। फोर्थ जनरेशन में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का उपयोग होने लगा। LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग फोर्थ जनरेशन में होने लगा। और कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाना आरंभ हो गया, यानी कि इसमें कंप्यूटर का नेटवर्क भी स्टार्ट हो गया। उदाहरण में IBM PC, स्टार 1000 और एप्पल 2, ये सभी क्या हैं, आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। फिफ्थ जनरेशन यानी कि विकास क्रम में है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। फिर समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग हो रहा है, किसमें, पंचम पीढ़ी में यानी कि फिफ्थ जनरेशन में। नैनो तकनीक का उपयोग, फिर सीखने की क्षमता और शब्दों को पहचानने की क्षमता, ये सभी क्या है, ये आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल और उसकी विशेषता है। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये एकल उपयोगकर्ता यानी सिंगल यूजर कंप्यूटर है, जिनका उपयोग सामान्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, यानी कि जनरल पर्पस के लिए हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल
किया जाता है। जिसमें आपका एग्जांपल में आपका डेस्कटॉप हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया और टैबलेट हो, ये सभी क्या है, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर मतलब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यानी कि मिनी कंप्यूटर एक छोटे संगठन में सर्वर के रूप में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी कि जो मिनी कंप्यूटर होता है एक संगठन में सर्वर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी मिनी कंप्यूटर पर एक साथ सैकड़ों लोग कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आपका PDP-11, ये सब ये क्या है, मिनी कंप्यूटर। DECT-11 ये क्या है, आपका मिनी कंप्यूटर है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। क्या होते हैं, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें बड़े पैमाने पर डेटा भंडारण की क्षमता होती है। इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में डेटा का भंडारण की क्षमता होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर हजारों उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं वो मेन फ्रेम में एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग बड़े संगठनों जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियों, रेलवे, एयरलाइंस आदि द्वारा किया जाता है। उदाहरण में आपका IBM के जेड श्रृंखला के कंप्यूटर, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल बोला जाएगा तो IBM के जेड श्रृंखला जो कंप्यूटर हैं वो क्या है, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। एक सुपर कंप्यूटर उच्च स्तर के प्रदर्शन वाला कंप्यूटर है। क्या है, ये आपका उच्च स्तर का प्रदर्शन वाला कंप्यूटर है। ये बहुत शक्तिशाली और महंगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत शक्तिशाली और महंगे होते हैं। इसके पास प्रति सेकंड अरबों गणनाएं, क्या, प्रति सेकंड अरबों गणनाएं करने की क्षमताएं होती हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे भारत में आपका प्रम है, प्रत्यूष है, फ्रंटियर, सबमिट, ये सभी क्या है, ये सभी सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर समस्या हल करने के लिए भौतिक तथ्यों जैसे कि विद्युत, यांत्रिक या हाइड्रोलिक मात्रा के निरंतर परिवर्तनशील पहलुओं का उपयोग करता है। यानी एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो आपका विद्युत, यांत्रिक, हाइड्रोलिक मात्रा और निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंक, यानी कि बाइनरी में कौन, 0 और 1 के रूप में इनपुट डेटा लेते हैं और परिणाम प्राप्त करने के लिए उस पर अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करते हैं। कौन, तो डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को स्वीकार करता है, फिर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करके गणनाएं करता है। यानी पहले उसको तो एनालॉग में इसको एक्सेप्ट करता है, देन उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करके गणनाएं करता है। कौन, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः रडार में किया जाता है। किसमें, तो रडार में किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर। इस सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर सामान्य आवश्यकताओं जैसे कि गेमिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग, वित्तीय विश्लेषण आदि को पूरा करते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर घर, स्कूल और कार्यालयों में किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर का उपयोग जो होता है वो आमतौर पर घर पे, स्कूल पे और कार्यालयों में किया जाता है। विशेष प्रयोजन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों को संपन्न कराने के लिए डिजाइन किया जाता है। कि जो स्पेसिफिक वर्क होता है उसको कार्य कराने के लिए विशेष प्रयोजन कंप्यूटर का डिजाइन किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान, मौसम की भविष्यवाणी आदि जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। किसका, तो विशेष प्रयोजन कंप्यूटर का। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटर। यानी क्वांटम कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए क्वांटम भौतिकी के गुणों का उपयोग किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी की मूल इकाई क्वांटम बिट या क्यूबिक होती है। क्वांटम कंप्यूटर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्वांटम बिट या क्यूबिक होती है। अब देखते हैं कंप्यूटर की भाषा, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा निर्देशों का एक समूह या कोड है। क्या है, तो इंस्ट्रक्शन का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या उसका सेट ऑफ कोड होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर भाषा, जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में किया जाता है। और कंप्यूटर लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में
किया जाता है। देखते हैं कंप्यूटर के विभिन्न मतलब कंप्यूटर भाषा के विभिन्न प्रकार। तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो जनरली 2 टाइप्स का होता है, यानी कि एक होता है पहला लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लैंग्वेज। अब देखते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो यह कंप्यूटर की सबसे पुरानी भाषा है। जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की सबसे पुरानी भाषा है। इस भाषा का विकास बाइनरी अंक 0 और 1 का उपयोग करके किया गया है। इसका जो मशीनी लैंग्वेज है, इसका जो विकास किया गया है वो 0 और 1 का उपयोग करके किया गया है। इस भाषा में कोई निर्देश 0 एवं 1 के विभिन्न क्रमों में लिखा जाता है। कोई निर्देश को 0 एवं 1 के विभिन्न क्रमों में लिखा जाता है। कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है और जो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को ही समझता है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, इस भाषा में निमोनिक कोड का उपयोग किया जाता है। जैसे एडिशन के लिए न्यूमेरिक कोड है ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए न्यूमेरिक कोड क्या है आपका सब, यानी कि ये जो है SUB क्या है न्यूमेरिक कोड है, ADD क्या है ये आपका निमोनिक कोड है। यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो आपका निमोनिक कोड का उपयोग करके क्यों करता है, आपका जो कोड होता है वो किया जाता है। दूसरा है फिर नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा का विकास प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए किया गया है। किसके लिए, तो प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया है। इन्हें समझना आसान है क्योंकि ये मनुष्य की बोलचाल और लिखने की भाषा के काफ़ी करीब है। यानी कि मनुष्य को जो हम लोग बोलते चालते हैं उसके भाषा के काफ़ी नज़दीक है। कौन, तो हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण में आपका C आ गया, C++ हो गया, जावा हो गया, C#, फोर्ट्रेन हो गया, बेसिक, पाइथन और PHP, ये सभी क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। अब देखते हैं नेटवर्क। नेटवर्क विभिन्न उपकरणों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक समूह है जिसमें वे एक दूसरे से संचार करने और संसाधनों को साझा करने में सक्षम होते हैं। यानी नेटवर्क क्या होता है कि आपस में कंप्यूटरों का जुड़ा हुआ एक समूह होता है और वे एक दूसरे से जो डेटा होता है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू, तो नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता और नेटवर्क उपकरण नेटवर्क डिवाइस माध्यम लिंक्स और प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। यानी कि एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो पहला प्रेषक, प्राप्तकर्ता, नेटवर्क उपकरण, माध्यम लिंक और प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। नेटवर्क उपकरण, ये वे उपकरण या नोड होते हैं जिन्हें जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है। नेटवर्क उपकरण का उपयोग हम लोग नेटवर्क बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि राउटर हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया, हब हो गया और रिपीटर्स हो गया। ये सभी क्या है, ये आपके नेटवर्क के उपकरण, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। कौन, राउटर, स्विच, गेटवे, हब और रिपीटर्स। सर्वर, यह मुख्य कंप्यूटर होता है। सर्वर क्या होता है, एक मुख्य कंप्यूटर होता है जहां विशिष्ट कार्यों या डेटा के सभी अनुरोध आते हैं। यह नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के अनुरोध पर संसाधन रिसोर्स प्रदान करता है। नेटवर्क क्या होता है कि जैसा अनुदेश उसको प्राप्त होता है उसके आधार पर वो आपका संसाधन रिसोर्स प्रदान करता है। लिंक यानी कि माध्यम, ये उपकरणों को नेटवर्कों में जोड़ने का माध्यम होता है। लिंक जो होता है, जो उपकरण होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। ये 2 प्रकार का होता है, पहले तो एक वायर्ड होता है और एक होता है वायरलेस। तो वायर्ड हो गया जैसे इथरनेट और वायरलेस में आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सभी क्या हो गया, ये वायरलेस हो गया। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है, यह नेटवर्कों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नियमों का एक समूह है। मतलब प्रोटोकॉल क्या होता है कि जो सूचना का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, उसके लिए क्या है, नियमों का समूह, यानी कि सेट ऑफ रूल्स है। कौन, तो प्रोटोकॉल। नोड, यह नेटवर्क में वह कनेक्शन बिंदु होता है जो डेटा को प्राप्त कर सकता है तथा भेज सकता है। नोड के माध्यम से ही हम लोग डेटा को प्राप्त करते हैं और डेटा को भेज सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, विभिन्न नोड्स को आपस में जोड़ने के तरीकों को टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो नेटवर्क का टाइप्स ऑफ कनेक्शन होता है,
किस किस प्रकार से हमको नेटवर्क को बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे आपका बस हो गया, रिंग हो गया, स्टार हो गया, मेश हो गया, ट्री हो गया, ये सभी क्या है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी है। अब देखते हैं बस टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही माध्यम यानी केबल से जुड़े होते हैं। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा नया नोड जोड़ना आसान होता है। इस नेटवर्क में ट्रांसमिशन लाइन में दोष आने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। यानी कि जो बस टोपोलॉजी होता है, इसमें जो नेटवर्क जो होता है वो केबल के माध्यम से जुड़ा होता है, और अगर कहीं भी बस टोपोलॉजी में खराबी आ जाता है तो पूरा नेटवर्क जो होता है वो बंद हो जाता है। ये देखिए बस टोपोलॉजी होता है, ये आपका एक नेटवर्क है, इसमें आपका ये कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। यानी कि बस टोपोलॉजी में कहीं भी अगर नेटवर्क में एरर आ जाता है, जन मन के यहाँ अगर एरर आ गया तो इसके आगे इधर कंप्यूटर काम नहीं करेंगे। यानी कि कहीं भी एरर आता है तो पूरा नेटवर्क क्या होता है, इधर काम ही नहीं करेगा, इधर इतना तक काम करेगा और इधर काम ही नहीं करेगा। रिंग टोपोलॉजी, इसमें प्रत्येक नोड अपने दाएं और बाएं पड़ोसी नोड से जुड़े होते हैं, यानी कि रिंग शेप में है, देखिए, यानी कि प्रत्येक जो कंप्यूटर होता है अपने लेफ्ट और अपने राइट में जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क में प्रत्येक नोड द्वारा संचार दोनों दिशाओं में संभव है, और ये जो संचार होता है ये लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी होता है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक केंद्रीय नोड से जुड़े होते हैं, यानी कि एक सेंट्रल नोड होता है, उससे जो होता है वो सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं। केंद्रीय नोड को हब कहते हैं, और जो केंद्रीय नोड होता है उसको क्या बोला जाता है, तो हब बोला जाता है। किसी एक केबल में कठिनाई आने पर एक नोड ही विफल होता है। अगर मान के लिए यहाँ पर खराबी आता है तो सिर्फ यही नोड जो होता है वो काम नहीं करता है, बाकी बात सभी नोड क्या करता है, प्रॉपर काम करते रहते हैं। केंद्रीय नोड में गड़बड़ी होने पर पूरा नेटवर्क में विफल हो जाता है, और अगर सेंट्रल हब अगर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ही खराब हो जाता है। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में प्रत्येक नोड कई अन्य नोड से जुड़ा होता है। पूरा मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है, यानी कि जो मैश टोपोलॉजी होता है वो हर नोड कंप्यूटर सिस्टम होता है वो सभी से जुड़ा होता है। देखिए ये जो कंप्यूटर है वो सभी से जुड़ा हुआ है, यानी कि सभी कंप्यूटर से वो आपका सभी नोड से वो जुड़ा होता है। ट्री टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में नोड्स को पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि इस टाइप से। देखिए पहला ट्री हो गया, इससे आ गया यहाँ ये 1 यहाँ और ये 1 यहाँ। नेटवर्क के अब प्रकार, नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखते हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन। यह एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के उपकरण को जोड़ता है, मतलब ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है एक सीमित क्षेत्र में ही इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपका घर हो गया, स्कूल हो गया, कार्यालय हो गया और अस्पताल हो गया। उसके बाद है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये किसी नगर के भीतर फैले हुए नेटवर्क को मैन कहता है, यानी कि किसी नगर में जो नेटवर्क फैला होता है उसको मैन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे कि पूरा आपका एक शहर। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क यह एक व्यापक क्षेत्र जैसे संपूर्ण देश महाद्वीपों में फैला होता है। नेटवर्क मतलब इंटरनेट वैन का उदाहरण है, जो इंटरनेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका एग्जाम्पल है, वो वैन का एग्जाम्पल है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। यह सबसे बड़ा वैन है। बैंकों की एटीएम सुविधा भी वैन का उदाहरण है। बैंकों की जो एटीएम सुविधा भी है वो क्या है, वो आपका वैन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि NIC। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर उपकरण है। क्या है, एक हार्डवेयर उपकरण है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बिना हम कंप्यूटर के में नेटवर्क नहीं लगा सकते हैं, नेटवर्क हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। क्या है, कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है, यानी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। यह बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय नेटवर्कों से मिलकर बना होता है, यानी कि लोकल,
क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नेटवर्कों से मिलकर बना होता है। यह कंप्यूटरों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा परस्पर जुड़ा हुआ है। कौन? तो इंटरनेट। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। सर्वप्रथम अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1969 में ARPANET की शुरुआत की थी, जिसे इंटरनेट का अग्रदूत माना जाता है। यानी कि इंटरनेट का अग्रदूत किससे माना जाता है? तो ARPANET के इस्तेमाल के बाद से ही मतलब इंटरनेट का शुरुआत, यानी ARPANET को इंटरनेट का अग्रदूत माना जाता है। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 यानी कि 1995 ईस्वी में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा की गई और विन सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। यानी इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो विन सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। मॉडेम। मॉडेम यानी कि मॉडेम का तो फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यानी मॉडेम को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यह कंप्यूटर हार्डवेयर है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। यानी मॉडेम जो होता है वो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में रूपांतरित करता है, यानी कन्वर्ट करता है। इंटरनेट कनेक्शन यानी टेलीफोन लाइन के माध्यम से स्थापित करना होता है, तब इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल भेजा जाता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल उत्पन्न करता है। अब देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। यह असंख्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का संग्रह है। इन दस्तावेजों को वेब पृष्ठ यानी कि वेब पेज कहा जाता है। वेब पृष्ठ को मुख्यतः HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। वेब पृष्ठ एक दूसरे से हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं। वेब पृष्ठ जो होते हैं एक दूसरे से हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं। वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? किसी निश्चित विषय पर परस्पर जुड़े वेब पृष्ठों को वेबसाइट कहा जाता है। यानी किसी निश्चित विषय पर जो परस्पर जुड़े वेब पृष्ठ होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको वेबसाइट कहा जाता है। होम पेज। यह वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होता है। होम पेज वेबसाइट के अन्य पृष्ठों से जुड़ा होता है। URL यानी URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर प्रत्येक वेब पृष्ठ का विशिष्ट पता यानी एड्रेस होता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है, जैसे कि www.microsoft.com। वेब ब्राउज़र। वेब पृष्ठ देखने के लिए हमें एक विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। यानी कि वेब पृष्ठ को हम लोग को देखने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का सॉफ्टवेयर की जो आवश्यकता होती है उसी को हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसे मोज़ेला पहला वेब ब्राउज़र था। अन्य वेब ब्राउज़र में गूगल, क्रोम, मोज़ेला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और सफारी। यानी कि जो मोज़ैक था, मोज़ैक वो पहला वेब ब्राउज़र था। उसके बाद ही में आपका गूगल क्रोम, मोज़ेला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और सफारी आदि का विकास हुआ। सर्च इंजन। सर्च इंजन में यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा वेब ब्राउज़र पर प्रविष्ट किए गए कीवर्ड्स का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना खोजने में सहायता करता है। यानी सर्च इंजन जो होता है, जो भी हम लोग टाइप करते हैं वेब ब्राउज़र पर, उसको खोजने में मदद करता है। जैसे कि आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, डक गो हो गया। ये सभी क्या हैं? ये आपके सभी सर्च इंजन है। याहू, गूगल, बिंग, डक गो आदि। डोमेन नेम। वेबसाइटों के नामों के बीच विरोधाभास से बचने के लिए डोमेन नाम की अवधारणा विकसित की गई। उदाहरण के लिए www.ncrt.nic.in में इन डोमेन नेम है। इन क्या है? आपका डोमेन नेम है। कुछ डोमेन नेम एवं उनके अर्थ, जैसे कि इन इसका डोमेन नेम है, इसका अर्थ होता है इंडिया। GOV इसका अर्थ होता है सरकारी एजेंसी यानी गवर्नमेंट। ADU इसका होता है शैक्षणिक संगठन। COM यानी कॉम यानी वाणिज्यिक संगठन। MIL यानी कि
सेना यानी मिलिट्री, NET नेट यानी कि नेटवर्क संगठन, ORG यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभ वाला संगठन। इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP। किसी कंप्यूटर पर इंटरनेट सेवा सक्रिय करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि ISP से इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। भारत में अनेक इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं, जैसे कि BSNL हो गया, एयरटेल हो गया और जियो हो गया। सभी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। डेटा ट्रांसमिशन सेवा यानी कि डेटा ट्रांसमिशन सर्विस। इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उन्हें डेटा ट्रांसमिशन सर्विस कहा जाता है। ये कई प्रकार की होती है, जैसे डायल अप कनेक्शन। इस सेवा में ISP नंबर यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नंबर डायल करके इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त किया जाता है। यानी ISP के द्वारा नंबर डायल करके इंटरनेट सेवा प्राप्त किया जाता है। यह बहुत छोटे नेटवर्क या एक ही कंप्यूटर के लिए उपयोगी है। ये डायल अप नेटवर्क जो होता है, डायल अप कनेक्शन जो होता है, ये बहुत छोटे नेटवर्क या एक ही कंप्यूटर के लिए उपयोगी होता है। लीज्ड लाइन, इस कनेक्शन के लिए समर्पित लाइन बिछाई जाती है। यह बहुत तेज गति प्रदान करता है परंतु खर्चीला होता है। लीज्ड लाइन जो होता है वो बहुत तेज गति से इंटरनेट प्रदान करता है लेकिन बहुत ही खर्चीला होता है। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड यह भी अच्छी गति प्रदान करता है। लीज्ड लाइन के लिए अलग से टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है, जबकि ब्रॉडबैंड में मौजूदा टेलीफोन लाइन का ही उपयोग किया जाता है एवं घर एवं छोटे व्यवसायों के लिए यह उपयोगी है। जो ब्रॉडबैंड है वो आपका घर एवं छोटे व्यवसायों के लिए उपयोगी होता है। वाईफाई ब्रॉडबैंड, इसके लिए हमें वाईफाई कार्ड की आवश्यकता होती है। वाईफाई ब्रॉडबैंड के लिए हमें वाईफाई कार्ड की आवश्यकता होती है और एक बेतार मॉडेम की आवश्यकता होती है। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क यानी कि ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इस सेवा में सूचना का स्थानांतरण डिजिटल माध्यम से होता है, जिसके कारण यह शोर से मुक्त रहता है। इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होता है, यानी कि ISDN में मॉडेम की आवश्यकता जो होती है वह नहीं होती है। अब देखते हैं ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका उपयोग व्यक्तियों संस्थाओं के बीच संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी कि मैसेज को एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसका फुल फॉर्म, जैसे कि एल्गोल। एल्गोल का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लैंग्वेज। क्या होता है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। LU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर देखते हैं एल्गोल यानी कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक का बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि बेसिक का बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोमल यानी कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। क्लास का कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DPI
डॉट्स पर इंच। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई-कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EBCDIC यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EPROM यानी इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फैक्स यानी फैसीमाइल। फैक्स का फैसीमाइल। फॉरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। JPEG और JPG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। KBPS यानी किलोबाइट पर सेकेंड। KBPS किलोबाइट पर सेकेंड। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LLL लो लेवल लैंग्वेज। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR का मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MOPS मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। MOPS मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC नेट नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। NIC नेट नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। PC पर्सनल कंप्यूटर। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। POS पॉइंट ऑफ सेल्स। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSPDN पॉकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा नेटवर्क। पॉकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा नेटवर्क। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS अनइंटरप्टेड या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। VLL वायरलेस लोकल लूप। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। से प्रतिवर्ष 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में
मनाया जाता है, यानी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। बेंगलुरु में भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, यानी बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति वर्ष 1984 में राजीव गांधी द्वारा लाई गई थी। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का विकास जेएस किल्बी ने किया था। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को पूरा एक ही बार में मशीनी कोड में परिवर्तित कर देता है। कौन? तो कंपाइलर। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को एक एक लाइन यानी कि लाइन बाय लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, इंटरप्रेटर। असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कौन? तो असेंबलर। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है, यानी कि राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। फ्रंटियर यूएस विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? तो फ्रंटियर जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनिएक है। कौन सा है? तो एनिएक है। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित भाषा फोर्ट्रॉन है। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित भाषा फोर्ट्रॉन है। उच्च स्तरीय भाषा कोबोल अंग्रेजी के समान है। कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका है। कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन जो है कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका है। ट्रेसी किडर द्वारा कंप्यूटर पर लिखी गई पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन को पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कि ट्रेसी किडर द्वारा कंप्यूटर पर लिखी गई पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन को पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृत भाषा कंप्यूटरीकृत भाषा करने के लिए सबसे आसान है, यानी कि संस्कृत जो भाषा है वो कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है जिसका निर्माण 1991 में सीडेक पुणे द्वारा किया गया। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था जिसका निर्माण कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था, यानी कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा CDC 6600 था पहला सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण किया गया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजल बट ने 1963 में किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ATM का विस्तारित रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। सिम का विस्तारित रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। तो दोस्तों ये हम लोगों देखा कंप्यूटर का वन शॉट। इसको एक बार आप लोग ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में हो ना हो कहीं हुबहू देखने को न मिल जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।